हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 30 मई के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और भी बहुत सारे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। क्या है? हिंदी जर्नलिज़म डे। 30 मई को आता है हिंदी जर्नलिज़म डे। तो यही डे क्यों चूज़ की गई? तो भाई, जो हमारा पहला हिंदी न्यूज़पेपर था इंडिया का, जिसका नाम है उदंत मार्तंड, वो 1826 में इसी दिन पब्लिश हुआ था। इसीलिए इस डे को हिंदी जर्नलिज्म डे की तरह मनाते हैं। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द स्टार्ट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट्स हु वर्क कॉन्स्टेंटली टू गिव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। जिस तरह से हिंदी में जो जर्नलिस्ट वगैरह इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं रीडर्स तक, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए इस डे को हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। याद कैसे करेंगे इसे? तो देखो, 31 मई को आता है एंटी टोबैको डे। उसके एक दिन पहले 30 मई को हम हिंदी वाले न्यूज़पेपर में लिख के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई टोबैको मत खाओ, टोबैको मत खाओ। तो हिंदी जर्नलिज्म कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है उससे हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हमें 30 मई हिंदी जर्नलिज्म डे की तरह याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बढ़े अब आगे बढ़ते हैं आगे। गोवा स्टेटहुड डे भी 30 ही मई को आता है। इस दिन बेसिकली 1961 में हमने गोवा को फ्री किया था फ्रॉम पोर्तुगीज़ कंट्रोल। हम सब जानते हैं पहले पोर्तुगीज़ के अंदर ही आया करता था, फिर हमने इसे छुड़ाया था 1961 में, एंड देन इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी इन 1987। इसको भी वैसे याद करना है कि देखो 31 मई को आता है एंटी टोबैको डे। तो टोबैको हम कंज्यूम नहीं करें, इसलिए अपने आप को एंगेज रखो। गोवा वुआ घूमने जाओ, उसके एक दिन पहले मस्ती करो, ताकि अगले दिन टोबैको याद ही नहीं आएगा, है कि नहीं? सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली स्टार्ट हुई थी जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। और हर साल असेंबली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स आते हैं और कुछ डिस्कशंस होते हैं लीडरशिप से रिलेटेड, या प्रायोरिटीज़ क्या होंगे, बजट्स, पॉलिसीज़, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। उसी से रिलेटेड ये असेंबली होती है, और इस बार क्या था? 77th। और WHO ने ऑल्सो लॉन्च किया न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड, मतलब पैसा रेज करने के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट राउंड करते हैं। तो उन्होंने $7 बिलियन रेज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट राउंड स्टार्ट किया टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। 7 बिलियन। 7 बिलियन, यहाँ पे भी साथ सारे सत्त काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, इतना था। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट वॉज वेरी सिंपल न्यूज़, एंड इसमें कुछ समझाने का है नहीं वैसे। उसके बाद आते हैं पी संतोष जी। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL, इन्होंने अपॉइंट किया है पी संतोष जी को एज इट्स MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। NARCL जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या करती है ना, जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वगैरह होते हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, ख़रीदना है, बेचना है, वो सब चीज़ें इंजॉय करती हैं, ताकि जो बैड लोन्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, जिनका पैसा वापस रिकवर नहीं हो पा रहा है, उनसे डील किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। बेसिकली जब हम किसी को लोन दे देते हैं और वहाँ से जब वापस पैसा नहीं आता, तो उसे हम बोलते हैं बैड लोन्स। और जो इन बैड लोन्स को रिकवर करने में या इन्हें रीस्ट्रक्चर करने में काम दे, उसको बोलते हैं बैड बैंक या फिर असेट रीस्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, तो ये जो हमारे नेशनल लेवल की है, उनको उन्होंने पी संतोष जी को एज एन MD CEO अपॉइंट किया गया है। देखो, किसी के भी अगर जो बैड लोन्स होंगे, जिनका पैसा रिकवर नहीं हो रहा, अगर वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं, या फिर उनका पैसा किसी भी तरीके से मिल जाता है, तो बहुत ही संतोष नहीं मिलेगा, अनडाउटेडली मिलेगा। तो सिंपल है, इसे एसोसिएट कर लेना, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे इंडियन आर्मी और IOCL की तरफ। इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया। IOCL क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस इन द फोर्स।
हम हर जगह ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। सो IOCL के साथ इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेशन किया ताकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है। IOCL के चेयरमैन कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य। सो 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 ग्रीन ट्रांसपोर्ट लाएंगे तो ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस तरह से याद रख लो, IOCL कोलैबोरेट कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और बस सिंपल सी बात है, आगे बढ़ो। विजय खांडूजा, ये कौन है भाई? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैमरून। कैमरून एक अफ्रीका में कंट्री है, सो वहीं का इन्हें इंडिया से हाई कमिश्नर चूज़ किया गया है। और पहले ये अभी तक जिम्बाब्वे में एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया वर्क कर रहे थे। सो विजय खांडूजा। सो ये कैसे याद करेंगे बताओ, सोचो ज़रा। तो ये हम ऐसे याद करेंगे कि भाई इसको एज अ कैमरा थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तुम, देखा जाए तो। किसको? कैमरून को कैमरा की तरह पढ़ लेना, है ना। सो कैमरा जब भी आता है तो कुछ लोग ऐसे उंगलियों से वी साइन नहीं बनाते विक्ट्री का, ये विक्ट्री। सो वी से विक्ट्री, वी से विजय, ऐसे याद रख लेना। विजय खांडूजा जी को नेक्स्ट हाई कमिश्नर कैमरून के लिए हमने चूज़ किया है। इस तरह से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सो बस सिंपल सी बात है, बढ़ते हैं आगे। प्रगति, क्या है भाई प्रगति? प्रगति 2024 एक तरीके का रिसर्च प्रोग्राम बोल सकते हो, जो कि हमारी सेंट्रल काउंसिल जो है फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, उन्होंने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है? सो फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन, आयुर्वेद से रिलेटेड ज्ञान में रिसर्च वगैरह होगी, इसके अंतर्गत यही चीज़ें हैं। और स्टार्ट किसने किया? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। सो अगर इसके बारे में पढ़ें, CCRA, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये एक तरीके की ऑटोनॉमस बॉडी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं मेडिसिन की या वेलबींग की, इन सभी के लिए एक मिनिस्ट्री बना रखी है और उसी के अंतर्गत आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। और एक तरीके से एपेक्स बॉडी की तरह वर्क करती है इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन साइंटिफिक लाइन्स इन द आयुर्वेदा एंड सोवा रिग्पा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदिक वगैरह से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट और प्रमोट करने के लिए CCRAS को हमने इस्टेब्लिश किया था। और सोवा रिग्पा क्या होता है? ये भी एक तरीके की सिस्टम होता है जिसमें वेलबींग और ट्रीटमेंट की बात की जाती है। ये लेकिन ये मतलब तिब्बत, भूटान वगैरह जगह से रिलेटेड है। ठीक है। तो जिस तरह से आयुर्वेदा है इंडिया का, वैसे ही सोवा रिग्पा है तिब्बत और भूटान वगैरह रीजन का। ठीक है। तो उन सभी पे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, कोऑर्डिनेट, डेवलप करने के लिए अच्छे से और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हम ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखे हैं। तो सिंपल सी न्यूज़ थी, तो प्रगति याद रखना है। देखो आने वाले टाइम में अगर हमें और प्रगति करनी है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा आयुर्वेद जो पहले बहुत ही चलन में थे उनको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम होम्योपैथी पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहिए तो आयुर्वेद पे जाना पड़ेगा। इस तरह से कुछ याद रख सकते हो प्रगति से आयुर्वेदिक रिसर्च। अब आते हैं रशिया पर। रशिया क्यों रहा न्यूज़ में? तो उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई तालिबान को जो है वो उनकी जो टेरर ग्रुप्स की लिस्ट है उससे हटा देंगे उनको। ठीक है। तालिबान हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है अभी इन्होंने पावर ले ली थी मेन रूलिंग गवर्नमेंट से 3 साल पहले, और तब से यही रूल कर रहे हैं। सो उनके साथ बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए रशिया ने ये डिसीजन लिया कि हम उन्हें जो हमारी टेररिस्ट की लिस्ट है उनसे हटा देंगे। फॉस्टरिंग रिलेशंस विद तालिबान, इसे समझ में आता है रशिया कोशिश कर रहा है कि उनके साथ बेहतर रिलेशंस हो। और इनसे पहले कज़ाकिस्तान भी रिमूव कर चुका है, रिमूव देम फ्रॉम बैंड
ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट इन 2023। 2023 यानी कि पिछले साल के एंड में कज़ाकिस्तान ने भी इन्हें हटा दिया था टेरर लिस्ट से, और अब रशिया ने भी हटा दिया है। ठीक है, सिंपल है। तो बस इतना ही था। आई होप दिस सेशन हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।